सुहानी और नकुल की शादी को 4 महीने हो चुके थे। शादी से पहले सुहानी बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घूमते रहती थी, लेकिन उसका अंतर मन इतना घायल हो चुका था कि अब वह भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे ये शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और उसकी सारी जिंदगी ही इस विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई है। नकुल ने इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को जानने समझने की कोशिश की और ना ही वह पत्नी से ज्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी वह बस अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। सुहानी अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत व्यथित थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुख ही दुख देता था और उसके दुख से कोई मतलब नहीं रखता था। आज भी सुहानी घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन रात को उसे अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव हो रहा था। सुहानी के ससुराल में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी थे। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। बस सुहानी को अपने पति नकुल से ही बहुत डर लगता था। खैर, जब वो कमरे में पहुंची तो उसका पति अभी कमरे में नहीं आया था। वह छत पर अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करने के लिए चला गया था। सुहानी थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद नकुल कमरे में आया तो सुहानी चुपचाप करवट फेर कर सोने का नाटक करने लगी, लेकिन नकुल को उसके सोने जागने से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो बस अपनी मनमर्जी करनी थी। उसने सुहानी को जबरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को उसे जो चोट लगी थी वह दर्द फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगा। सुहानी कराह उठी, लेकिन नकुल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब सुहानी ने दबी जुबान में कहा, सुनिए ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नकुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज का ही कुछ न कुछ लगा ही रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर वो अपनी मनमानी करता चला गया और सुहानी एक बार फिर दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात तक रोते रोते वो कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो वह आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। दर्द से तड़पती सुहानी आईने में अपने गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देखकर रो पड़ी तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्या बैठ गई? तुम औरत हो तो हर रात थोड़ा दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं जता सकता क्या? सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे और नकुल पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी उसके दर्द को नजरअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसने तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि उसका पति उसे खूब प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वह अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 4 महीने हो चुके थे। हर रात उसके साथ वही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर वो मेकअप से अपने जख्म छुपाने की कोशिश करती थी। घर में सबको यही लगता था कि अभी वह नई नवेली दुल्हन है, इसलिए वह खूब मेकअप कर रही है। उसकी जिठानी भी उसे छेड़ती रहती थी। सास भी आंचल से मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। उस समय तो वह भी फीकी सी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका हृदय फटने लगता था। शर्म के मारे वह अपनी तकलीफ किसी से बता भी नहीं पाती थी। एक जख्म भरता नहीं था कि दूसरा जख्म उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से फटता रहता था और अब तो जैसे उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। वह सुबह मशीन की तरह उठती थी, नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेटती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट का आवरण ओढ़कर बाकी सबके साथ घर के कामों में जुट जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी सुबह सोकर उठी तो उठने में उसे जरा देर हो गई थी। वह जल्दबाजी में नहा धोकर और ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? सुहानी के काम करते हुए हाथ यकायक से रुक गए और रात के दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पनीली आंखों को छिपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसकी जेठानी मधु की नजर उसकी खुली पीठ पर पड़ गई। उसकी गोरी पीठ पर दांतों का निशान देखते ही मधु स्तब्ध रह गई। उसने झट से सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए पूछा, सुहानी तुम ठीक तो हो? सुहानी ने घबराकर अपनी पलकें ऊपर की ओर उठाई कि आखिर जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है। उसकी आंखों में पानी देखकर मधु मानो उसके दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सुहानी तुम्हारे और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना?
देखो तुम मुझे दीदी कहती हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और सुहानी अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर सिसकते हुए उसने ढके छिपे शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। यह सब जानकर मधु को गहरा झटका लगा, क्योंकि नकुल बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही सभ्य व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नजरों में वह एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और सज्जन नागरिक था, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह कैसे हिंसक हो उठता था। मधु ने सुहानी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी, या अपने घर में किसी को बता सकती थी। सुहानी नजरें चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को यह सब पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। मधु उसे समझाते हुए बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण जिंदगी भर ऐसी तकलीफें झेलती रह जाती हैं, लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उनका इस्तेमाल करते रहे। उनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है, तो पत्नी का ध्यान रखना भी तो उसका फर्ज बनता है ना। तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फर्ज निभाया? सुहानी ने सिर झुका लिया तो मधु उसका हाथ पकड़कर उसे सासू माँ के कमरे में लेकर चली गई। वृंदा जी उस समय अखबार पढ़ रही थी। मधु ने उनके हाथों से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया तो वृंदा जी बोल पड़ी, अरे बहू, अखबार क्यों छीन लिया तूने? देश दुनिया की खबर भी नहीं पढ़ने दोगी क्या? मधु उनके पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी, देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले ये देखिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। इतना कहकर उसने सुहानी की पीठ पर का निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बातें भी बता दी। वृंदा जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने तो तुम्हारे पापा जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ, फिर हम मिलकर उसे समझाएंगे। आज सुहानी के तपते मन को एक शीतलता मिल गई थी कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है। शाम को जब नकुल ऑफिस से घर आया तो उसके पिता अखिलेश जी ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। नकुल पिता के कमरे में पहुंचा तो अखिलेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी जरूरतें पूरी करने का माध्यम समझते हैं, वो अपनी जीवन संगिनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर नकुल सकपका गया। उसके चेहरे का रंग उतरने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अखिलेश जी गंभीर आवाज में बोले, देखो बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी एक जीती जागती इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी को पीड़ा पहुंचाकर ही तुम्हें दाम्पत्य जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर नकुल ने सिर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। वो कांपते स्वर में बोला, पापा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही झुंझला उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है। मैं रोज मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आगे से उसे दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वो रोने लगा तो अखिलेश जी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे जरूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। जब अखिलेश जी नकुल को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि नकुल को उसके कॉलेज के कुछ दोस्त पहले उसे भद्दी वीडियो दिखाया करते थे। उन सब चीजों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और अब वह अपनी पत्नी के आने के बाद अपने जीवन में भी वही सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करने पर अब नकुल का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य हो चला था और वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वो अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में उसका साथ देता था, उसके मनोभावों को समझता था और जब वो प्यार से उसके करीब आता था तो दोनों के रिश्तों में प्रेम सुधा बहने लगती थी। और तब सुहानी भी प्रेम के मीठे एहसास से भीग उठती थी, क्योंकि अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्रेम करता था, उसकी सुख दुख की बातें भी सुनता था। सही मायनों में अब वह अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, अक्सर गलत संगत में पड़कर लोग कई विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में मनोचिकित्सक की मदद लेकर इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है और पति हो या पत्नी हो, दोनों को ही एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। अगर जीवन साथी ही पीड़ा पहुंचाने लगे तो फिर वह कैसा जीवन साथी? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।